मूवी की शुरुआत होती है साल 1845 से, जहां बैनफील्ड में जादू टोना करने वाली एक महिला को फांसी दे दी जाती है। वहां कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स उस महिला के चेहरे पर मास्क लगाकर उसे पेड़ से लटका देते हैं और उसे जिंदा ही जला देते हैं। और एक प्रीस्ट जो यहाँ उन लोगों के साथ मौजूद था, वो उस महिला की सोल को एक कन बेबी डॉल में कैद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हमें गैरी नाम के रिपोर्टर को दिखाया जाता है। गैरी किसी टाइम पे काफी फेमस टीवी न्यूज एंकर था। वो फेक न्यूज फैलाकर ही फेमस हुआ था, लेकिन ऐसे ही किसी फेक स्कैंडल में फंसकर उसका सब कुछ छिन गया था और गैरी अब स्ट्रेंज और अनयूजुअल रिपोर्टिंग करता था। अब गैरी को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे बैनफील्ड में किसी न्यूज के बारे में बताता है। तो गैरी बैनफील्ड के किसी लोकल फार्मर के पास आ जाता है, जहाँ उस फार्मर की गाय के साथ किसी ने प्रैंक किया था। लेकिन गैरी को ये न्यूज ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तभी इनके पास एक फादर हैगन आते हैं। वो उस फार्मर से उस गाय को यहाँ से हटाने को कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब गैरी भी यहाँ से जाने लगता है तो उसे एक पेड़ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये वही पेड़ था जो 1845 में लोगों ने उस महिला को जिंदा ही जला दिया था। अब गैरी उस आवाज को फॉलो करते हुए पेड़ के पास तक पहुंच जाता है तो उसे पेड़ की जड़ में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अब गैरी उसको देखता है तो उसको वहाँ वही डॉल मिलती है जिसको मूवी की स्टार्टिंग में उस प्रीस्ट के हाथों में दिखाया गया था। गैरी देखता है कि इस डॉल को चैन से बांधा हुआ था और उसके ऊपर एक डेट लिखी थी 31 फरवरी 1845, जो कि पॉसिबल ही नहीं थी क्योंकि फरवरी के महीने में तो 31 दिन होते ही नहीं है। अब वो फार्मर भी उस डॉल को देखकर कहता है कि ये तो कर्न बेबी डॉल है, हम किसान इसको अपने खेतों में गाड़ते हैं गुड लक के लिए। वो फार्मर गैरी से ये भी कहता है कि ऐसे बंधी हुई डॉल उसने पहले कभी नहीं देखी, ये कितनी डरावनी दिख रही है। अब गैरी उस डॉल को जमीन पर रखकर अपने पैर से तोड़ देता है और उस डॉल के साथ फार्मर की कुछ तस्वीरें लेता है क्योंकि उसे स्टोरी मिल चुकी थी कि फार्मर के खेत में एक एंशिएंट डॉल मिली है। गैरी एक फेक स्टोरी क्रिएट करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनजाने में उसने एक लेडी की आत्मा को रिलीज कर दिया है। अब गैरी यहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है तो गैरी जल्दी ही कार को दूसरी तरफ घुमा देता है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अब वो कार से निकलकर उस लड़की को देखने जाता है, लेकिन वो लड़की जंगल के अंदर जाने लगती है तो गैरी भी उसको आवाजें लगाते हुए उसके पीछे जंगल में जाने लगता है। अब गैरी को वो लड़की उसी पेड़ के नीचे खड़ी दिखती है जहाँ उसे वो डॉल मिली थी। गैरी उस लड़की के पास जाता तो वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अब गैरी उसको उठाकर चर्च के अंदर ले आता है जहाँ उसे वही फादर हैगन मिलते हैं। उस लड़की का नाम था एलिस और फादर हैगन उसके अंकल थे। दरअसल एलिस को बचपन से ही कोलेस्टेटोमा नाम की एक बीमारी थी, यानी एलिस बचपन से ही ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अब उसकी फैमिली डॉक्टर नेटली गेट्स उसको आकर चेक करती है और एलिस नेटली से साइन लैंग्वेज में बात करती है तो नेटली फादर हैगन को बताती है कि ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सब देखकर गैरी काफी शॉक्ड होता है क्योंकि कुछ देर पहले उसने एलिस को बोलते हुए सुना था। अब गैरी और नेटली यहाँ से जाने लगते हैं तो जाते समय नेटली गैरी को थोड़ा धमकाती है कि अगर एलिस को कुछ भी हो जाता तो वो पुलिस से खुद उसकी शिकायत करती। दरअसल सबको गैरी के फेक होने के बारे में पता था और वो अब काफी ज्यादा अल्कोहलिक बन चुका था। अगले दिन फिर से गैरी एलिस को देखने चर्च में आता है। उस समय चर्च में प्रेयर चल रही थी। एलिस यहाँ पर मैरी के स्टेचू के सामने बैठी हुई थी। तभी अचानक ही उसे सुनाई देता है कि कोई लेडी उसका नाम पुकार रही है, जिसके बाद एलिस वहाँ से उठकर बाहर जाने लगती है और जितनी भी लड़के उस चर्च में आई हुई थी वो सभी लड़कियां पजेस होकर एक लाइन में एलिस के पीछे पीछे जाने लगती हैं। फिर एलिस उसी पेड़ के सामने जाकर रुकती है और उसे वहाँ किसी लेडी की सोल दिखाई देती है। अब वहाँ फादर हैगन और गैरी भी उसे फॉलो करते हुए आ जाते हैं। अब फादर हैगन जैसे ही एलिस को छूते हैं, एलिस सबके सामने पहली बार बोल पड़ती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहती है कि यहाँ एक लेडी है और उनका नाम मेरी है, यानी कि मदर मेरी। अब यहाँ पर आए सभी लोगों को ये एक मिरेकल लगता है क्योंकि वो लोग एलिस को बचपन से ही जानते थे। वो जानते थे कि एलिस ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। अब नेटली भी एलिस को बोलते देख शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो एलिस पर कुछ आवाजों को टेस्ट भी कंडक्ट करने लगती है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है। अब ये देखकर नेटली खुश भी थी और कंफ्यूज भी। वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब गैरी भी अपने पुराने न्यूज चैनल की एक एम्प्लॉय मोनिका को कॉल करके एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताता है। वो उसे समझाता है कि उसके पास एक कहानी है जो कि सच है, लेकिन मोनिका उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि गैरी की झूठ की वजह से कई सारे एम्प्लॉय की जॉब जा चुकी थी और मोनिका अब कॉल काट देती है। अब उसी रात को सोते हुए गैरी को एक सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि एक ओल्ड हाउस के पास एक नदी बह रही होती है और उस नदी के अंदर से ब्लैक फेस वाली स्पिरिट बाहर आती है और गैरी पर हमला कर देती है। तभी गैरी भी डरकर उड़ जाता है और उसके ऊपर रूप से पानी टपक रहा होता है और वहाँ पर ब्लैक मोल्ड थे। अब अगली सुबह चर्च के बाहर एलिस से मिलने काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। उनमें एक फैमिली ऐसी भी थी जिनका बच्चा फिजिकली चैलेंज था। अब फादर हैगन यहाँ पर आए सभी लोगों से कहते हैं कि एलिस ठीक हो चुकी है और इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ, पर ये सब उसके लिए थोड़ा अलग है, इसलिए आज यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। फादर हैगन से ऐसा सुनकर लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी एलिस अंदर से बाहर आ जाती है और सीधे उसी पेड़ के पास चली जाती है जहाँ उसके पीछे पीछे सभी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अब एलिस उस विकलांग लड़के के पास जाती है और उसको मदर मैरी पर विश्वास रखने को कहकर उसे चलने को कहती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो लड़का भी पहली बार चलने लगता है। अब ये मिरेकल देखकर वहाँ पर आए सभी लोग एलिस के सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। गैरी ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है जो कि अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। अब बोस्टन से बिशप गाइल्स आते
हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी दुनिया में 3 जगह 1858 फ्रांस, 1917 पुर्तगाल और 1981 में जो गोर्जे बोस्निया, इन 3 जगहों पर मदर मैरी को देखा गया था और हर साल इन जगहों पर लाखों श्रद्धालु आते हैं क्योंकि मदर मैरी ने वहाँ पर भी मिरेकल्स किए थे, ऐसा लोगों का दावा था। पर उस टाइम पर भी वेटिकन ने उन मिरेकल्स को टेस्ट किया था और उन जगह को साइन के तौर पर मान्यता दी थी। उसके बाद प्रीस्ट मोन्सिग्नोर डेलगार्ड को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है जिनको वेटिकन द्वारा इन मिरेकल्स की जांच के लिए बुलाया गया था। अब फादर डेलगार्ड कहते हैं कि किसी भी चीज को मिरेकल मानने से पहले उसे 3 टेस्ट में पास होना जरूरी है। पहला, किसी मिरेकल करने वाले शख्स को किसी बीमार आदमी का इलाज करना होगा, मगर वो बीमारी ऐसी होनी चाहिए जिसका इलाज नामुमकिन हो। दूसरा, इलाज का फर्क तुरंत दिखना चाहिए और तीसरी, इलाज पूरी तरह से सफल होना चाहिए। अब यहाँ पर फादर डेलगार्ड ने सभी केसेस को झूठ साबित किया हुआ था। अब यहाँ पर आए सभी न्यूज रिपोर्टर बिशप से एलिस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांगते हैं। जब एलिस को अंदर बुलाया जाता है तो सभी लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं, मगर एलिस गैरी के सवालों के अलावा किसी को कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो गैरी से कंफर्टेबल थी। अब गैरी बिशप से एलिस का इंटरव्यू लेने की इजाजत मांगता है क्योंकि वो जानता था कि उसके फेक होने की वजह से शायद ऐसा ना हो, पर फिर भी गैरी को एक दूसरा मौका दे दिया जाता है। उधर फादर हैगन भी थोड़े से स्केपिकल थे। उन्हें वो टूटा हुआ कन बेबी डॉल उसी पेड़ के पास मिलता है जिसे गैरी ने तोड़ दिया था। हमें यहाँ पर वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि उस पेड़ से निकलकर फादर हैगन पर हमला करने ही वाली थी, मगर फादर हैगन बच जाते हैं। अब गैरी फादर हैगन से मिलता है जो कि उससे और एलिस के इंटरव्यू से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर फादर हैगन को ये लग रहा था कि कहीं वो एलिस का फायदा न उठाए। तभी फादर हैगन गैरी को बताते हैं कि जब भी ईश्वर ने अपना अस्तित्व दिखाया तभी शैतान ने भी अपना चेहरा दिखाना चाहा है, यानी कि शैतान ऐसे मिरेकल से अट्रैक्ट होता है। वो एलिस को लेकर काफी चिंतित थे। उनको लग रहा था कि उस पर डेमोनिक हमला होने का चांस है। यहाँ पर गैरी को एक और बात पता चलती है कि फादर हैगन को लंग्स कैंसर था और उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था। उसके बाद हम फादर डेलगार्ड और गैरी को चर्च में देखते हैं जहाँ पर एलिस बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रही होती है। तभी अचानक से ही फादर हैगन तड़पते हुए नीचे गिर जाते हैं और उनका दम घुटने लगता है। फिर एलिस उनके पास जाकर उनसे अपनी श्रद्धा मैरी पर रखने को कहती है। अब फादर हैगन भी जैसे ही हाँ करते हैं तो एलिस अपना एक हाथ उनके दिल पर रखकर उनको पूरी तरह से ठीक कर देती है, जिसके बाद वो ठीक से सांस भी ले पाते हैं। अब एलिस भी जब नीचे बैठती है तो फादर हैगन को उसके पीछे एक डेमोनिक फेस दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इससे इतना तो पता चलता है कि वो कोई मदर मैरी तो नहीं थी बल्कि वो एक डेविल था। अब फादर डेलगार्ड भी इस मिरेकल को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी तीनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो चुकी थी। जो फादर हैगन काफी टाइम से बीमार थे और उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और उनका इलाज भी तुरंत हुआ। उसके बाद बिशप जाइल्स आकर बैनफील्ड को साइन के तौर पर डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके बाद एलिस इंटरनेशनल कल्ट फिगर बन जाती है। और अब गैरी को भी मोनिका की तरफ से ऑफर आने लगते हैं जहाँ पर मोनिका से वो अपनी पुरानी पोजीशन को वापस मांगता है। अब बैनफील्ड के कुछ लोकल लोग इस सबसे डरकर टाउन छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक डेविल का काम भी हो सकता है। फिर गैरी डॉक्टर नेटली के साथ एक डिनर पर जाता है जहाँ पर वो उसे कन बेबी डॉल की स्टोरी के बारे में बताता है। डॉक्टर नेटली ये कहती है कि कन बेबी डॉल को फार्मर गुड लक के लिए अपने खेतों में गाड़ते थे, बट उन्हें इविल स्पिरिट को कंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता था और उन पर एक इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी ताकि लोग ये समझ जाएं कि डॉल को किस मकसद से यूज किया गया है। अब गैरी ये सुनकर थोड़ा डर जाता है क्योंकि पहली स्टोरी के चक्कर में उसने उस डॉल को तोड़ दिया था। फिर अगली सुबह भी वो डॉक्टर नेटली के साथ वॉक पर जाता है। फिर ये लोग उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसको गैरी ने अपने सपने में देखा था। ये कभी चर्च की प्रॉपर्टी हुआ करती थी जो कि अब बिल्कुल वीरान पड़ी है। गैरी का एलिस के प्रति फेथ अब टूटने लगा था। उसे फिर से नदी में वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई देती है। उधर दूसरी तरफ फादर हैगन को भी चर्च में एक डायरी मिलती है जो कि 1845 के प्रीस्ट की डायरी थी। अब फादर हैगन उस डायरी को पढ़ते हैं तो उन्हें इन मिरेकल की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है क्योंकि उस डायरी में सब कुछ साफ लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर वो काफी ज्यादा शौक में थे। उन्हें मैरी का घोस्ट हॉन्ट्स करने लगता है और उनको उन्हीं के चर्च में फांसी देकर लटकाकर मार देती है। लेकिन बिशप को ये सब एक सुसाइड लगता है जिसे वो हार्ट अटैक कहकर इस न्यूज को दबा देता है और एलिस को भी इसी तरह से बताया जाता है, जिससे एलिस काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो गैरी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही थी जहाँ गैरी उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि शायद मैरी डेमोनिक भी हो सकती है। वो उसे फादर हैगन की वार्निंग को भी कहता है। अब इंटरव्यू के दौरान एलिस फिर से पजेस हो जाती है। वो यह कहती है कि डाउट श्रद्धा को कम करता है और जिससे श्राप लगता है। बेसिकली वो उससे बिना शक के यही यकीन करने के लिए कह रही थी। अब तक गैरी भी सब कुछ समझ चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो रात को एलिस की इंटरव्यू की वीडियो को देखता है और उसे साफ साफ वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई देती है और जिसके बाद अचानक से ही उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो स्पिरिट गैरी को डरा देती है। अब अगले दिन गैरी नेटली को चर्च के कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक करने के लिए लेकर चला जाता है जहाँ पर उसे फादर हैगन की वही डायरी मिलती है जो कि 1845 वाले प्रीस्ट की थी। उस डायरी को पढ़ने पर गैरी को पता चलता है कि 1845 में मेरी नाम की एक लेडी थी जो कि डेविल वर्शिपर थी। उसने भी कई सारे मिरेकल्स किए थे और मिरेकल्स के बदले वो लोगों की सोल पर कब्जा कर लिया करती थी। उसने डेविल के साथ एक सौदा किया था कि जितनी ज्यादा उसको सोल मिलेंगी उतनी ज्यादा वो ताकतवर हो जाएगी और इसी कारण से उस टाइम के प्रीस्ट ने उस लेडी को जला दिया था और उसकी सोल को एक कन बेबी डॉल में कैद कर दिया था। अब इन दोनों को भी सब कुछ पता चल
चल चुका था। अब अचानक ही उस कमरे में गैरी और नेटली पर वो घोस्ट हमला कर देती है, तो किसी तरह ये बचकर दोनों बाहर आ जाते हैं। नेटली गैरी से कहती कि हमें एलिस को सब कुछ बताना होगा, लेकिन एलिस को तब तक फादर डेलगार्ड अपने साथ ले जाते हैं, तो ये दोनों भी कार लेकर उनके पीछे निकल जाते हैं। गैरी को भी रास्ते में मोनिका का कॉल आता है, जहाँ उसको उसकी पुरानी जॉब वापस मिल जाती है, मगर गैरी मोनिका को साफ साफ एलिस की न्यूज को टेलीकास्ट करने से मना कर देता है। अब कुछ देर बाद ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गैरी सीधे बिशप और डेलगार्ड के पास आता है और बिशप को वो डायरी देकर सारी सच्चाई बताता है। अब बिशप यहाँ हंसते हुए कहता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चर्च के पास एक साइन बनाना चाहता था ताकि यहाँ पैसा ही पैसा आए। अब फादर डेलगार्ड ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था और अपने फायदे के लिए बिशप उनका इस्तेमाल कर रहा था। अब इसके बाद गैरी चर्च के कुछ आर्काइव को भी पढ़ता है। उसमें मैरी का स्टेटमेंट था। यहाँ यह लिखा हुआ था कि मैरी का एक बेटा भी था जिसका नाम था निकोलस पेजेट, और एलिस उसी की वंशज है, और मैरी ने डेविल के साथ ये सौदा किया था कि उसकी सोल वंशजों के जरिए जिंदा रहेगी, और इसीलिए उसने एलिस पर अपना कब्जा किया क्योंकि वो उसी की वंशज थी। ये सारी बातें गैरी फोन पर नेटली को बता रहा था कि उसी समय वहाँ पर मैरी का घोस्ट आ जाता है और गैरी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फादर डेलगार्ड भी आ जाते हैं और वो मैरी के घोस्ट को यहाँ से भगाकर गैरी को बचा लेते हैं। अब उनको भी गैरी की बात पर यकीन हो जाता है और वो मैरी के घोस्ट को वापस कर्न में भी डोल में कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर मैरी की बात मानकर एलिस बिशप को इसको फेस्ट की तरह मनाने की तैयारी करने को कहती है, और बिशप सिक्योरिटी को गैरी की फोटो दिखाकर कहता है कि ये आदमी यहाँ आसपास नहीं दिखना चाहिए। अब इस फेस्ट में यहाँ काफी सारे लोग आ चुके थे। एलिस उनकी श्रद्धा मैरी के प्रति समर्पित करने को कहती है, और मोनिका इस सबका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी जिसको लाखों लोग देख रहे थे। उधर फादर डेलगार्ड भी मैरी के घोस्ट को उस कर्न में भी डोल में वापस डालने की प्रक्रिया करते हैं जैसा कि अतीत में हुआ था। अब वो जैसे ही माचिस की तीली को जलाते हैं तो अचानक ही उनके सामने के क्रूसीफिक्स में आग लग जाती है, और थोड़ी ही देर बाद वो फादर डेलगार्ड के ऊपर गिर जाता है, जिससे उनकी वहीं जलकर मौत हो जाती है। अब मैरी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और नेटली सोचने लगती है कि वो बिना फादर डेलगार्ड के उसको कैसे रोकें। तभी गैरी एक प्लान बनाता है, क्योंकि मैरी की जो ताकत थी वो लोगों की श्रद्धा से ही बढ़ रही थी। अगर वो लोगों की श्रद्धा को उस पर से तोड़ देगा तो मैरी भी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए गैरी और नेटली चर्च साइट पर आ जाते हैं जहाँ पर वो फेस्ट हो रहा था। वहाँ आकर नेटली एलिस को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि मैरी एक घोस्ट है और उसकी बात मत सुनो। गैरी भी वहाँ पर आए सभी लोगों से कहता है कि कोई मिरेकल नहीं है, कोई मैरी नहीं है, ये सब झूठ है। वो एलिस से कहता है कि तुम्हारी बीमारी अपने आप ठीक हो गई थी और ये सब एक प्लेसेबो इफेक्ट है। सबके सामने गैरी कहता है कि ये सब मैंने किया, मैंने एक झूठी कहानी बनाई। अब गैरी यहाँ झूठ बस इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो मैरी की ताकत को कम करना चाहता था। वो सभी लोगों से ये भी कहता है कि क्या एक झूठा जर्नलिस्ट सही है या फिर परमेश्वर खुद यहाँ आकर आपको आशीर्वाद दें। अब एलिस भी सबको बताती है कि गैरी सच कह रहे हैं, मैरी असली नहीं है। पर मैरी अब एलिस को रिचुअल जारी रखने को कहती है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो कभी नहीं बोल पाएगी। अब एलिस भी मैरी के इरादे समझ जाती है और वो लोगों को मैरी के खिलाफ कर देती है। अब ये सब सुनने के बाद जब लोगों की श्रद्धा मैरी पर से खत्म होती है तो मैरी गुस्से में आ जाती है और उस पेड़ से बाहर निकल आती है, जिससे लोगों में हड़कंप मच जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब मैरी अपने चेहरे से मास्क को उतार देती है और बिशप को मार डालती है, क्योंकि उसने अपनी सोल को मैरी को पहले ही सौंप दिया था। वो उसकी सोल को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है और अब वो गैरी की सोल को कंज्यूम करने वाली होती है। मगर एलिस गैरी को बचाते हुए मैरी के सामने आ जाती है, जिससे वो गलती से गैरी की जगह एलिस की सोल को कंज्यूम करने लगती है। अब क्योंकि एलिस मैरी की ही वंशज थी तो मैरी की सोल खुद ब खुद राख में बदलने लगती है और वो खत्म हो जाती है। मगर अब मैरी की सोल के खत्म होते ही हम देखते हैं कि एलिस की भी जान चली जाती है। अब गैरी एलिस को गोद में लेकर रोने लगता है, क्योंकि उसको बचाने में ही एलिस की जान गई थी। तो वो ईश्वर से पहली बार प्रे करता है कि वो एलिस को लौटा दें, और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि एलिस जिंदा हो जाती है। लेकिन वो अब गैरी को इशारों में समझाती कि वो उसको नहीं सुन सकती, पर गैरी को उसके कुछ न सुन पाने से ज्यादा उसके लौट आने की खुशी थी, और जिसके लिए वो ईश्वर का धन्यवाद करता है। अब अगले सीन में ये सभी मिलकर फादर हैगन की ग्रह पर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि मदर मैरी के स्टेचू की आंखों से ब्लड आ रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।